नमस्कार दोस्तों। आज मेरे कार्यालय में कई साथी आए, कई लोग आए और उनके द्वारा जो भारत में नया कानून लाया गया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो लोगों के दैनंदिन जीवन से जुड़े पड़े हैं, जैसे कि एफआईआर अगर कराना हो तो उसमें पहले वाले कानून में क्या था, अब क्या कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, प्लस किस मामले में पुलिस तत्काल एक्शन लेती है, किस मामले में पुलिस तत्काल एक्शन नहीं लेती है तो क्यों नहीं लेती है। क्या पुलिस चाहे तो जांच के नाम पर मेरे द्वारा कोई कंप्लेन, कोई शिकायत की जा रही है तो उस पर एफआईआर लिखने से मना कर सकती है, एनसीआर लिखने से मना कर सकती है, और केवल जांच करने के लिए तो फिर जांच की समयावधि कितनी होगी, कितने समय में उनकी जांच पूरी होगी। इन सब बातों पर कुछ लोगों ने मंथन और चिंतन करने के लिए या फिर हमसे ये कहा कि इस पर सर एक वीडियो बना करके दे दें, क्योंकि लोगों के मन में इसको लेकर के एक तो कुछ लोगों में जागरूकता का अभाव है और दूसरा कि कुछ जानकारी का अभाव है। तो ऐसी वीडियो मुझे लगा कि हो सकता है कि आम नागरिक होने के नाते आपको भी जानना चाहिए कि जो नए कानून बने हैं उसमें नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि जो जो कोई भी छोटा या बड़ा अपराध होता है, अपराध होते ही उसका संबंध सीधा पुलिस से जुड़ जाता है। ऐसे में पहले जो कानून था उसमें क्या था और अब जो कानून है उसमें क्या ऐड किया गया है या क्या हटाया गया है, इस पर मैं आपको ज़रूर बात अपना करना चाहूँगा। पहले सबको मालूम है कि हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पीनल कोड कहा जाता था, जिसमें अपराध क्या होगा, क्या ऐसा कार्य हम करें कि वो अपराध होगा, और उस अपराध अगर हो गया तो उसके लिए दंड कितना होगा, इस बात का प्रावधान भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड में दिया गया था। उसी को रूपांतरित करके जो नया कानून 2023 में लाया गया, 23 के नाम से प्रचलित है, उसको कहा जाता है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023। जो काम आईपीसी का था वही काम भारतीय न्याय संहिता का यानी बीएनएस का भी है। उसमें भी कि क्या हम कृत्य ऐसा करेंगे तो वो अपराध की श्रेणी में होगा, क्योंकि उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और जिसको अलग अलग कैटेगरी जो दिया जाता है उसको नंबरिंग किया जाता है। उसी नंबरिंग को हम लोग प्रायः आम बोलचाल की भाषा में या उसमें दिए गए पारिभाषिक शब्दावली में धारा कहते हैं, सेक्शन कह लेते हैं। तो अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग खंडों में पूरे भारतीय न्याय संहिता को बांटा गया है और उसके आधार पर ये परिभाषित करने का प्रयास किया गया है कि कौन सा कृत्य हमारा किस अपराध की कैटेगरी में आता है और उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, कितनी सजा होगी, कितना जुर्माना होगा। कभी मैं अलग से बीएनएस में क्या-क्या चेंजेस लाए उस पर अलग से बात करूँगा। लेकिन आज जो मेरा मेन मोटिव है बताने का कि जो नया कानून आया उसमें एफआईआर दर्ज कराने में कितनी सहूलियत आम नागरिक के लिए हुई है या कितनी सहूलियत नहीं हुई है। इन परिवर्तनों को जब तक हम नहीं जान पाएँगे, तब तक हमें पुराने ढर्रे जैसा ही चलना पड़ेगा। जो पुरानी प्रक्रिया थी, पद्धति थी, उसको हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से जानते हैं और उसी को रूपांतरित करते हुए या एक तरह से कहें कि परिवर्तित करके जो नया कानून लाया गया, जो नया प्रोसीडिंग, जो नई प्रक्रिया लाई गई है, प्रोसीजर जो नया लाया गया है, उसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया है, जिसको शॉर्ट में बीएनएसएस कहा जाता है। बीएनएसएस 2023 पहले जहां एफआईआर लिखने के लिए धारा 154 सीआरपीसी में दिया गया था, उसी को अब जो नया कानून हमारा बीएनएसएस है उसको 173 बीएनएसएस में, धारा 173 बीएनएसएस में ये प्रावधानित किया गया है कि किस तरह से हम एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है वो कितने प्रकार से दर्ज करा सकता है।
तो एक तरीका जो सिंपल है कि भाई अगर हम लिखित रूप में कोई शिकायत देते हैं तो उस पर थाने को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी होती है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम पढ़े लिखे ना हो, इसकी वजह से लिख करके हम ना दे पा रहे हो। तो लिख करके अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो मौखिक तौर पर भी अगर हम बताते हैं तो वो भी एफआईआर के रूप में ड्राफ्ट होती है। बकायदा उसका प्रिंट निकाल करके आपसे अंगूठा या साइन हस्ताक्षर बनवाया जाएगा और उसके आधार पर वो भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। कई बार होता है कि हम यहाँ उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है, लेकिन हमें शिकायत दर्ज करानी है। तो इसके लिए जब आज के इस संचार युग में अगर हम इसका इस्तेमाल ना करें, इसका उपयोग ना करें, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी प्रणाली अधूरी है। इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए दूर बैठा व्यक्ति भी अपने संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कर सकता है। उसके लिए कहा गया जो नाम या टर्म दिया जाता है ई एफआईआर, यानी इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर नाम दिया जाता है। वो मेल के माध्यम से हो सकता है, अन्य रूपों में भी जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं उस रूप में आप अगर वहां सेंड करते हैं तो उसको डाउनलोड करके और उसमें भी एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। ई एफआईआर की शर्त ये दी गई है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में यानी मेल करके एफआईआर दर्ज करा रहा है, उसको 3 दिवस के भीतर उस संबंधित थाने में उपस्थित होकर के और उस पर अपने हस्ताक्षर बनाने होंगे, साइन करने होंगे और मूल प्रति के रूप में तभी वो न्यायालय को भेजी जाती है। तो ये एक शर्त उसमें डाल दी गई है। एक अगला जो प्रावधान किया गया है कि हमारे साथ घटना कहीं भी हो, देश के किसी भी भूभाग में हमारे साथ घटना घटित हुई हो और हम किसी भी किसी भी थाने पर पहुंच जाए। पहले जो ये प्रावधान था कि थानों का थाना क्षेत्र बटा हुआ था और उस क्षेत्र में अगर कोई घटना घटी तो उसके लिए उसी थाने में जाकर के हमें एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करानी होती थी। अब जो नया कानून आया, इस नए कानून में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधानित कर दिया गया कि देश के किसी भी कोने में बैठकर अगर हमारे साथ कहीं दूसरे थाना क्षेत्र में घटना हुई हो, किसी दूसरे स्टेट में घटना हुई हो और हम अपने संबंधित थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, तो भी हम एफआईआर अपने थाने में दर्ज करा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ललितपुर का रहने वाला व्यक्ति है और उसके साथ घटना मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में टीकमगढ़ थाने में हो जाती है। तो अब वो ललितपुर के कोतवाली में चाहे तो उस सब के संबंध में एफआईआर दर्ज करा सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको क्राइम नंबर नहीं मिलेगा, उसे अपराध संख्या नहीं दर्ज की जाएगी, बल्कि ये बिना अपराध के एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसीलिए चूंकि एफआईआर का नंबर नहीं होगा, इसलिए इसको जीरो एफआईआर के नाम से जाना जाता है। तो ये जीरो एफआईआर यहाँ दर्ज होती है। दर्ज होने के साथ संबंधित कोतवाल संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ऊपर भेजते हैं और वो वाया जो पुलिस महानिदेशक महोदय हैं उनके थ्रू मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पास पहुंचती है और उसके माध्यम से सीधे फिर वो संबंधित थाने तक पहुंच जाती है। तो अब वो चिंता नहीं है कि साहब हम टीकमगढ़ में तो गए थे, वहां उस समय टीआई साहब नहीं थे, थाना प्रभारी नहीं थे और उसकी वजह से वहां मैं एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता, मैं बार बार टीकमगढ़ नहीं जा सकता। तो तमाम परेशानियां आती थी जिसकी वजह से लोग अपने एफआईआर दर्ज नहीं करा पाते थे। अब कम से कम ये स्थिति नहीं है। अब चाहे तो आप जहां हो वहीं पर अपने थाने में, उस नजदीकी थाने में जाकर के और कहीं की भी घटना की एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब पहलू आता है कि साहब थाने में हम लोग ले जाते हैं प्रार्थना पत्र, तो थाना प्रभारी सीधे तौर पर कहते हैं कि अभी मैं इसमें जांच करूंगा और जांच के बाद ही प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर लिखूंगा, अन्यथा की दशा में अभी एफआईआर नहीं लिखा जा सकता। पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता थी उसमें यह प्रावधान स्पष्ट था कि यदि थाना प्रभारी को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, तो वो चाहे तो इसको उसकी जांच कर सकता है और जांच के बाद उसे अगर मामला सही प्रतीत होता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट उसमें दर्ज कराई जा सकती है।
लेकिन उसको लेकर के कई बार थानों में मनमानी होने लगी। जो उनके समझ में आता था एफआईआर दर्ज करते थे, नहीं समझ में आता था तो एफआईआर दर्ज नहीं करते थे। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई बार तीखी और तल्ख टिप्पणी की गई और एक बार इसको विधिवत विशिष्ट रूप में पूरा एक विस्तार से एक गाइडलाइन इसमें जारी की गई, जिसको ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से जाना जाता है। अगर आप गूगल से चाहें तो सर्च कर सकते हैं, सर्च इंजन पर जाकर के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आप डालेंगे तो विधिवत वो पूरी की पूरी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, जजमेंट है, वो पूरा निकल करके आ जाएगा। उसमें स्पष्ट तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया कि केवल 5 मामलों में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। उसके लिए भी टाइम बार्ड कर दिया गया कि इतने समय में 1 सप्ताह में आप उसकी जांच कर लें और जांच करने के बाद उसमें एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। करेंगे नहीं है, कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। वो 5 मामले कौन-कौन से हैं? पहला मामला आता है उसमें पारिवारिक या वैवाहिक मामला। पति पत्नी के झगड़े हैं, आक्रोश में पत्नी आ गई, तत्काल एफआईआर दर्ज कराना चाहती है, तो 2 परिवार बिखर न जाएं, टूट न जाएं। चूंकि पति पत्नी के झगड़ों के मामलों में केवल 2 व्यक्ति नहीं होते हैं बल्कि 2 परिवार होते हैं। विशेष करके अगर बच्चे हों तो बच्चों का पूरा भविष्य होता है। इसलिए ऐसे मामलों में आनन फानन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके और विवेचना करने के बजाय हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक बार कर लेना चाहिए। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। इसी तरह से एक दूसरा प्रकरण दिया गया, जैसे करप्शन, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार का आरोप आप सीधे लगा दीजिए, किसी पर भी लगा दीजिए और तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाए तो फिर सरकारी कोई कर्मचारी काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें सत्यता भी हो सकती है, भ्रष्टाचार हो भी सकता है और भ्रष्टाचार हो सकता है कि न भी हुआ हो। क्योंकि अगर इसको हम टूल्स के रूप में, हथियार के रूप में दे दें कि कोई भी हमारे खिलाफ कंप्लेन करे और तत्काल एफआईआर दर्ज हो जाए, तो फिर बाकी चीज़ों से हम वंचित हो जाएँगे, अपना पक्ष रखने से वंचित हो जाएँगे, अपनी सेवा से हम वंचित हो जाएँगे, दूर हट जाएँगे, क्योंकि तत्काल हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, बाकी तरह की प्रक्रियाएँ शुरू हो जाएँगी। एफआईआर भ्रष्टाचार के दर्ज होते ही तमाम जो हमारे डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ हैं, वो सेटअप हो जाती हैं। और अगर लेस मात्र भी उसमें हमारी भूमिका कुछ गड़बड़ ना हो, तो इसलिए एक बार उसमें भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेने की बात बताई गई। इसी तरह से फाइनेंशियल वित्तीय लेन-देन का मामला हो। अब पता चले कि भाई एक व्यक्ति आया और आकर के एक तहरीर देता है कि वो फला व्यक्ति है जो मेरे 5 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं। और हमने क्या कर लिया कि उसका अपना इस उद्देश्य से लिया था और इसकी वजह से वो मुझे वापस नहीं कर रहा है। मैंने उसका एफआईआर दर्ज कर लिया 406 पुरानी जो आईपीसी थी, अब अपना उसको 316 या 315 के अंतर्गत कवर करते हैं बीएनएस में। तो उस धारा का एफआईआर हमने दर्ज कर लिया। अब जब हम जाँच करना प्रारंभ किए तो पता चला कि ये महोदय खुद ही उससे 15 लाख रुपए लिए हुए थे, जिसमें से इन्होंने 5 लाख रुपए उसको ऑनलाइन दिया और 10 लाख रुपया अभी भी उसका बकाया है। वो उसको न देना पड़े, इसलिए ये दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने 5 लाख रुपए उसको दिए थे, लेकिन वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है, कि अगर एफआईआर उसके खिलाफ लिख जाएगा तो अगला हमसे 10 लाख रुपए माँगना बंद कर देगा। तो ऐसे में जो भी फाइनेंशियल लेन-देन का मामला हो, वित्तीय लेन-देन का मामला हो, उन मामलों में हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक बार प्रारंभिक जाँच कर लेनी चाहिए कि वास्तव में सही कौन है और दोषी कौन है। इसी तरह की जो एक अन्य प्रकरण है कि अगर घटना बहुत पुरानी हो गई हो, मसलन 3 महीने पहले की, 4 महीने पहले की, 5 महीने पहले की, और अब आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसमें एफआईआर दर्ज हो जाए, तो उसके लिए भी अगर आप वाजिब कारण नहीं, विलंब का बहुत सटीक कारण नहीं बता रहे कि भाई इतना विलंब से आप क्यों आए हैं एफआईआर दर्ज कराने, आप सही कारण नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो उसमें भी थाना प्रभारी चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक कर सकता है। इसी तरह से डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से अगर कोई घटना दुर्घटना घट गई हो, डॉक्टर की लापरवाही से, क्योंकि डॉक्टर भी कोई भगवान नहीं है, वो भी एक तरह से एक एक्सपर्ट है जो प्रयास करता है कि हमारे जीवन को सुरक्षित रख सके, अगर हम बीमारी से लड़ रहे हों तो बचा सके, या किसी एक्सीडेंटल या दुर्घटना से ग्रसित हों तो उसमें भी हमें सेव कर सके, लेकिन उसके पास भी जो कुछ भी है वो लिमिटेड ही है। ईश्वर नहीं है कि असीमित शक्तियाँ उनके पास है और डॉक्टर चाहे तो बचा ही लेगा। ऐसे में कई बार होता है कि उनके बचाने के प्रयास के बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं बच पाते हैं
और आनन फानन में परिजन अपना प्रार्थना पत्र लेकर के आए कि नहीं, फला डॉक्टर ने लापरवाही पूर्ण तरीके से मेरे जो भी परिजन है उनका अपना उपचार किया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तो इनके खिलाफ तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर लिया जाए। ऐसे में उनको भी प्रोटेक्ट किया गया, उनको भी संरक्षित किया गया और ये कहा गया कि हम चाहें तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसमें कर सकते हैं, उसके बाद अपना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जो नया कानून आया, जिसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं, बीएनएसएस, इसमें एक अलग प्रावधान दिया गया। इसमें थाना प्रभारी के लेवल पर उसको विचार नहीं करना है कि इसमें हम प्रारंभिक जांच करें अथवा न करें। इसको एक लेवल ऊपर यानी पुलिस उपाधीक्षक के स्तर पर डाला गया कि यदि थाना प्रभारी को लगता है कि ये जो प्रकरण है वो 7 साल से कम की सजा का मामला, इसमें जो आप तहरीर देते हैं, जो आप एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देते हैं, उस प्रार्थना पत्र को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से अपराध बन रहे हैं, जिसके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। तो अगर मान लीजिए उसमें अधिकतम जो सजा का प्रावधान है, जैसे सिंपल आपने कहा कि मेरे साथ फला व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया और गाली गलौज करने के साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी, तो जो ये धारा बनती है 115(2) यानी मारपीट करने की, जो साधारण मारपीट के लिए होता है। 352 बीएनएस होता है, जिसमें गाली गलौज करने के लिए 2 वर्ष की लगभग सजा है। और इसी तरह से जो 351(3) है, जिसमें जान से मारने की धमकी है, उसमें लगभग 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, यानी 7 साल से अधिक का नहीं है। अब प्रार्थना पत्र पढ़ने के बाद थाना प्रभारी को लगता है कि नहीं, ये मामला सही समझ में नहीं आ रहा है, इसमें जांच कर लेनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो एक एप्लीकेशन इस अनुरोध के साथ मूव करेगा पुलिस उपाधीक्षक यानी सीओ, जो क्षेत्राधिकारी हैं उनके पास या उनसे वरिष्ठ अधिकारी के पास, कि इस संबंधित प्रकरण में अभी प्रथम दृष्टया मामला पूरी तरह से सही नहीं प्रतीत होता है, लिहाजा इसमें जांच कर लिया जाना समीचीन होगा। और पुलिस उपाधीक्षक अगर उसको अनुमोदित कर देते हैं, 24 घंटे के भीतर ही उनको अनुमोदित करना है, तो अगर वो अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ इसमें जांच कर ली जाए, तो उसको जांच की कैटेगरी में डाला जा सकता है। और इसे बाध्य किया गया है, टाइम बाउंड किया गया है कि ये जांच अधिकतम 14 दिवस के भीतर पूर्ण करके पुलिस उपाधीक्षक के पास भेजी जाएगी। और उसमें फिर लगता है कि नहीं, इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर लेनी है, तो उसमें दर्ज किया जाएगा। अन्यथा की दशा में अगर लगता है कि नहीं ये मामला बनता ही नहीं है, तो उन मामलों में एफआईआर दर्ज करने की बाध्यता नहीं होगी। अब कई बार ये हो सकता है कि 24 घंटे में अगर पुलिस उपाधीक्षक उनको अनुमोदित नहीं करते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि इसका मतलब कि वो अप्रूव्ड है और उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना ही करना है। कुछ इसी तरह के प्रकरण को लेकर के कि ये 7 साल वाला टाइम बार्ड क्यों डाला गया, क्योंकि जो पिछले समयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये गाइडलाइंस दी गई, दिशा निर्देश जारी किए गए कि 7 साल से कम के प्रकरणों में तत्काल पुलिस गिरफ्तारी न करे, बल्कि अगर वो व्यक्ति जमानत लेना चाहता है तो वो खुद ही अपना मुचलके पर या जमानत पर उनको छोड़ दे। और जब न्यायालय उनको तलब करे तब न्यायालय में पहुंचे, क्योंकि एक तरफ देखा गया कि बड़े स्तर पर इस तरह के केसेज में एफआईआर तो हुए, चार्जशीट तो लगी, लेकिन माननीय न्यायालय में पहुंच करके वो दोष सिद्ध नहीं हो पाए, दोष मुक्त कर दिए गए। उस दोष मुक्ति के कई बार आधार पता चला कि आपस में राजीनामा है, समझौता है, पक्षद्रोहिता है, यानी जो वादी है खुद जो प्रार्थना पत्र दिया है वही जाकर के न्यायालय में कह देता है कि साहब ऐसी कोई बात थी नहीं, हम लोगों की आपस में कहासुनी हो गई थी और मैं गिर गया था, इसकी वजह से हल्की फुल्की मुझे खरोच आ गई थी, ऐसी कोई बात नहीं घटी। तो उसको लेकर के फिर न्यायालय उसको दोषमुक्त कर देता है। अब अगर ये व्यक्ति पहले से दोषी नहीं था, तो उसको तत्काल गिरफ्तार करके और उसे कुछ समय के लिए कारागार में क्यों डाला गया? उसकी मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, उसकी गरिमा का उल्लंघन हुआ, जो संविधान का अनुच्छेद 21 उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, उसका उल्लंघन हुआ। तो ऐसे में जो गंभीर मामले नहीं हैं, यानी 7 साल से कम के दंड वाले मामले हैं,
उन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं उसी का अनुपालन इस नए कानून में भी किया गया है कि 7 साल से कम सजा वाले मामलों में तत्काल पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी। उसके बदले में अगर वो व्यक्ति समय से उपस्थित हो जाता है पुलिस की नोटिस पा करके, उसके लिए 35(3) जो एक बीएनएसएस की धारा है, जिसको ये कहा जाता है कि सूचना, एक तरह से पुलिस आपको इंफॉर्मेशन देती है कि आपके विरुद्ध थाना फला पर मुकदमा अपराध संख्या ये धारा ये का पंजीकृत है, यानी आप पर ये आरोप लगे हैं। इस संबंध में आप संबंधित थाने पर किसी भी कार्य दिवस में इतने दिवस में आप उपस्थित हों और उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखें, अपने गवाह रखें। तो इस तरह की चीजों की वो नोटिस, वो सूचना पर आप उपस्थित हो जाते हैं, आप अपना पक्ष रखते हैं और आप ये कहते हैं कि साहब अगर न्यायालय मुझे तलब करेगा, मुझे बुलाएगा तो मैं न्यायालय में भी उपस्थित होने को तैयार हूँ। मैं इनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करूंगा, इनके जो गवाह होंगे उनको डराऊंगा धमकाऊंगा नहीं, वादी के गवाह को नहीं वादी को नहीं डराऊंगा धमकाऊंगा, किसी प्रकार का उसको प्रलोभन दे करके पक्षद्रोही नहीं बनाऊंगा। जहां कहीं भी इन्वेस्टिगेशन विवेचना में सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा। तो ये तमाम शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर उनको छोड़ दिया जाता है। अब जो कोई भी आता है, जैसे तात्कालिक घटना रहती है कि कल ही गाली गलौज किया और पुलिस ने कुछ नहीं किया, मैं जब थाने पर बात करता हूं तो पता चलता है कि साहब इसमें तो एफआईआर दर्ज है, गाली गलौज किया, मारपीट किया और इस तरह की चीजों को लेकर के उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब अगला व्यक्ति जब लोगों के पास आता है, क्योंकि उसे लगता है कि सुनवाई का मतलब तो तभी है जब अगले को पकड़ करके जेल भेज दिया जाए। और पुलिस के सामने क्या समस्या है कि ये 7 साल से कम का अपराध है, इसमें तत्काल पुलिस गिरफ्तारी करके उसको कहीं नहीं प्रस्तुत, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जल्दी नहीं कर सकती यदि वो उल्लंघन नहीं कर रहा है। उल्लंघन किस चीज का नहीं कर रहा है? जैसे पुलिस ने उसको सूचित किया कि आपको, आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं और आप थाने पर 1 सप्ताह में, 5 दिवस में, 10 दिवस में उपस्थित होकर के और अपना पक्ष रखें, और वो उतने दिवस में न तो पुलिस से कांटेक्ट करता है, न उपस्थित होता है, तो पुलिस चाहे तो उसके लिए एनबीडब्ल्यू यानी गैर जमानती वारंट प्राप्त कर सकती और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। तो ये तो प्रोसीजर है। लेकिन जो अगला व्यक्ति पीड़ित है, उसे लगता है कि जब तक उसको गिरफ्तार करके और पुलिस जेल न भेज दे तब तक तो उसकी कोई सुनवाई की ही नहीं गई। इसमें आपकी सुनवाई कानूनन हो रही है। जैसे एफआईआर दर्ज हो जाने का तात्पर्य है कि अगले व्यक्ति को अगर कहीं लाइसेंस प्राप्त करना हुआ, अगर कहीं उसको नौकरी में ज्वाइनिंग करना हुआ, तो इन सब चीजों में जब पुलिस वेरिफिकेशन आएगी तो पुलिस ये आरोप लगा देगी कि इनके विरुद्ध तो ये एफआईआर दर्ज है, लिहाजा इनका चरित्र अच्छा नहीं है, तो फिर वो नौकरी से वंचित हो जाएगा, वो लाइसेंस नहीं ले सकता, ठेकेदारी का लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सकता। अन्य कंपनियां भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके द्वारा भी पुलिस वेरिफिकेशन अब मांगा जाता है, तो प्राइवेट कंपनियों में भी उनका पुलिस वेरिफिकेशन कई बार अपना रुक जाएगा, तो प्राइवेट में नौकरी करना उनके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये कागज का टुकड़ा बहुत छोटा सा टुकड़ा नहीं है, दीर्घ काल में ये बहुत बड़ा परिणाम अपना देता है। फिर इसी दौरान जब उस चीज को हम माननीय न्यायालय के समक्ष जब आपकी विवेचना करते हैं और विवेचना करके केस डायरी, संपूर्ण केस डायरी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो वहां से फिर समन जारी होता है। फिर आपका पक्ष रखने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लग जाता है, यानी हमारे सरकारी वकील लग जाते हैं, जो एपीओ है, सहायक अभियोजन अधिकारी, या जो विशेष अभियोजन अधिकारी हैं, या जेडी हैं, जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। तो इस तरह के सभी अधिकारी उसमें लग जाते हैं। सेशन कोर्ट में कई बार जो प्राइवेट से अपने रखे हुए एडीजीसी और डीजीसी हैं, उनको पूरा का पूरा आपके पक्ष रखने के लिए रखा गया है, सरकार की तरफ से रखा गया है। तो सरकार आपका पक्ष बाकायदा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है, उन्हें अपने डिफेंस लॉयर के माध्यम से अपना पक्ष रखना होता है। तो जब दोनों के पक्ष रखने के बाद माननीय न्यायालय ये संतुष्ट हो जाता है कि निस्संदेह रूप से या असंदिग्ध रूप से ये आरोपी आरोपित है, तब उनको वो दंडित करता है। 3 साल के लिए दंडित करे तो वो 3 साल के लिए जेल चले जाएंगे, 5 साल के लिए दंडित करे तो 5 साल के लिए जेल चले जाएंगे। जितने समयावधि के लिए वो दंडित करते हैं या जो जुर्माना उस पर आरोपित करता है,
उतने समय के लिए उनको उतना जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये जो मन में धीरे-धीरे करके लोगों के ये गलतफ़हमियाँ भरी पड़ी हैं कि तत्काल पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, मतलब पुलिस के द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है। इस भ्रांति को दिमाग से निकाल लें। ये पुलिस की जो कार्रवाई है वो कानूनी प्रक्रिया के अधीन है और धीरे-धीरे ही करके सही, लेकिन अब सबको नए कानून ने टाइम बाउंड कर दिया। निश्चित समयावधि में अब हमें विवेचना पूर्ण करनी है और इसी तरह से माननीय न्यायालयों को भी निश्चित समयावधि में अपना निर्णय सुना देना है, यानी उसमें अपना जजमेंट दे देना है। तो समयबद्ध तरीके से नए कानून को सभी पहलुओं पर लाया गया। ऐसा ना हो कि जो पुरानी फ़िल्मों में डायलॉग सुनने को मिलते थे कि न्यायालय में क्या होता है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो प्रक्रिया से हम मुक्त हों और समयबद्ध तरीके से हमारी विवेचना हो, समयबद्ध तरीके से हमारा ट्रायल हो और समयबद्ध तरीके से हम अपने न्याय को प्राप्त कर सकें। तभी तो दंड प्रक्रिया को भी नागरिक सुरक्षा नाम दिया गया और दंड संहिता को न्याय संहिता नाम दिया गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इस तरह की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आपके लिए सहायक हो सकती है, तो ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं और मुझे संबल मिल सके आगे इसी तरह की वीडियो और आपके बीच रखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।